Hey, hi, this is Sasikant Singh here and you are watching Live Education. In the last lecture we have discussed about light of class 10th and this lecture we are going to discuss about electricity of class 10th. And तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो गाइस हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है जनरल इंट्रोडक्शन, फिर करंट एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस एंड सिंबल्स ऑफ सम कॉमन यूज्ड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सर्किट एंड ओम्स लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ के बाद हमें पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी क्या होती है वो जानना है। फिर रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमें देखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमें देखना है कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड देन आफ्टर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमें देखना है इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो इतने टोटल टॉपिक्स हैं जो इस हमें लेसन में देखने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन। तो यार जनरल इंट्रोडक्शन में देखो दो चीज़ें तो हमें जाननी है। जनरल इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें हमें जाननी है। सबसे पहले जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर का नाम है उसी को वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट वर्ड से बना है। किससे बना है? इलेक्ट। इलेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो यार देखो इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज कह लो, चार्ज। इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। यानी कि अगर हम बात करें ये हमारा कोई एक मेटालिक रॉड है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, ये हमारा फ्लो ऑफ चार्ज होगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। इतनी बात समझ में आई? कोई कन्फ्यूज़न हो तो आगे बताओ। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसी में हमारा यहाँ पे एक चीज़ निकल के आता है, चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज देखो ध्यान से देखो तो चार्ज यहाँ एक वर्ड निकल के आया। तो चार्ज क्या होता है हमारा? चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ एटम। इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल या नेचर भी कहते हैं, पार्टिकल ऑफ एन एटम। ये हमारा क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम होता है। और ये हमारा इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक बात यार ध्यान रखना है कि हमें पॉजिटिव से इस चैप्टर में कोई मतलब नहीं है, हमें नेगेटिव मतलब से मतलब है। क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा? फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्री में होते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो यार देखो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसका पहले तो ये जान जाओ कि नेचर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न? अब हम बात करते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू कितनी है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसमें कोई कन्फ्यूज़न? और इसकी चार्ज की यूनिट भी क्या होती है? चार्ज की यूनिट कूलम होती है। SI यूनिट क्या होती है? चार्ज की कूलम होती है। कोई कन्फ्यूज़न? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के जो हमारा चार्ज की वैल्यू की, तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कोई कन्फ्यूज़न? तो यार देखो इतना चीज़ें हमें पता करना था जनरल इंट्रोडक्शन में और पहले पार्ट में। अब इसी का दूसरा पार्ट होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को बोलते हैं नेट चार्ज या टोटल चार्ज। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम बोलते हैं नेट चार्ज भी बोलते हैं या टोटल चार्ज। टोटल चार्ज या नेट चार्ज। कोई कन्फ्यूजन? अब इसका डेफिनेशन क्या होता है हमारा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज इट may be defined as the product of number of electron and charge on one electron।
इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Q से। ये Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन E, यानी कि यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू NE, N इंटू E या NE बोलते हैं। यहाँ पे N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N हमारा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E हमारा क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कोई कन्फ्यूज़न? अब इसी में हमारा अगर हम बात करें कि जो नेट चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, उसको अगर हम डेली लाइफ में देखने की कोशिश करें तो यार ध्यान से देखो, मान लो ये हमारा एक कोई कंडक्टर है। क्या है? कोई कंडक्टर। अब इसमें कितने, अगर इस पे हम पूछे इसमें कितना चार्ज है टोटल, या नेट चार्ज कितना है, वही हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाएगा। और वो कितना होगा कि हमारा एक चार्ज की जो वैल्यू होगी उससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ जाएगा। इसी का अगर हम न्यूमेरिकल देखें तो न्यूमेरिकल हमारा होता है, एक नंबर का क्वेश्चन होता है इसमें कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। फाइंड, क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम LOMB कूलम चार्ज। तो अगर हम बात करें तो गिवन डाटा की बात करें तो गिवन डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? E की वैल्यू दी हुई होती है ऑलरेडी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और Q की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1 कूलम। हमसे पूछा है N की वैल्यू, हमारे पास Q इक्वल टू क्या होता है? NE, और यहाँ से हमें N निकालना है तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। अब ये कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों हो सकता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कूलम अपॉन E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। N इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 इंटू 10 के पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 100 इंटू 10 के पावर 18 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा तुम्हारा 6.25 इंटू 10 के पावर 18। इसकी कोई यूनिट होगी? नहीं। इतनी बात समझ में आई? ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो जाता है। अब इसी का हमारा दूसरा न्यूमेरिकल तुम लोग खुद से करने की कोशिश करना कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम चार्ज। यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा? 2 कूलम चार्ज। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। अगला हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट, या करंट भी कहते हैं। तो यार देखो, करंट हमारा क्या होता है? डेफिनेशन इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि एक चार्ज को किसी भी कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो फ्लो होता है उसका रेट निकाल देंगे, हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। इसका मतलब हमारा करंट क्या हो जाएगा? करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज, और रेट निकालने का मतलब टाइम से डिवाइड कर दिया हमने। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इक्वल टू चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम T से, I इक्वल टू Q अपॉन T। इसमें कोई कन्फ्यूज़न? अब अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की, तो SI यूनिट हमारा होता है, अगर इस पे देखें तो यूनिट हमारा सिंपल क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड। लेकिन SI यूनिट क्या होता है हमारा? एम्पियर। इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब हम आगे बढ़ते हैं यार कि हमारा इसको मेज़र करता है उसके लिए एक डिवाइस है। तो करंट को मेज़र करने का 2 डिवाइस है, एक नहीं 2 डिवाइस हैं। पहला हमारा है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। दूसरा हमारा होता है एमीटर। गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? गैल्वेनोमीटर की। तो इसके 2 काम होते हैं। पहला काम होता है ये सिर्फ डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। और जब करंट का अकरेंस हमारा बता देगा तो उसके बाद एक और चीज़ बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट।
दो चीज़ें बताता है ये। हमारे बहुत से अगर कभी गलती से इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पे गए होगे कुछ बनवाने के लिए, तो सबसे पहले एक लाल और पीले रंग का एक डब्बा निकालता है इलेक्ट्रिशियन, और सबसे पहले वो लगा के चेक करता है जिसमें डिफ्लेक्शन शो करता है, तो वो गैल्वेनोमीटर होता है। इतनी बात समझ में आई। अब हमारा दूसरा आता है एमीटर। एमीटर क्या करता है, ये मेज़र करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मेज़र द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू, एक हमारे किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी जो वैल्यू होगा वो मेज़र करता है हमारा कौन, हमारा मेज़र करता है कौन, एमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कोई कन्फ्यूज़न। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सिंबल की बात करें तो एमीटर का सिंबल होता है ऐसे ए प्लस माइनस, और एमीटर हमारा क्या होता है, एक लो रेजिस्टिव डिवाइस होता है जो कि हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज में किसी भी सर्किट के। ये हमारा क्या होता है एमीटर, लो रेजिस्टिव डिवाइस होता है, लो रेजिस्टिव डिवाइस एंड ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। कैसे, ये मान लो एक हमारा सर्किट है, ये हमारा सर्किट, ये रेजिस्टेंस, ये हमारा स्विच, पॉजिटिव बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला डंडा नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया अपना एमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारा है रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो तो जो एमीटर है ये हमारा अगर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, यानी इन टू इन अरेंजमेंट, तो उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट के। और एक बात ध्यान से अगर पूछे तो इसमें करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, तो उसके पहले सबसे पता होना चाहिए कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करेगा, तो उसी के अपोज में कौन फ्लो करेगा, हमारा करंट। ये करंट हमारा फ्लो करेगा, यानी करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कोई कंफ्यूजन। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं करंट के बारे में। तो यार एक बात सुनो कि कुछ ऐसे यूनिट्स होती हैं, अगर हम नेचर की बात करें करंट के, करंट की नेचर की बात करें तो एक बात याद रखना, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज from higher potential to lower potential। इसका मतलब क्या है, हमेशा हायर पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और लोअर पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेगा सर्किट में, जो अभी हमने बताया था। इतनी बात समझ में आई। और इसका मतलब क्या होगा कि करंट हमेशा फ्लो करेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द चार्ज या इलेक्ट्रॉन। ये हमारा स्विच हो गया के, और पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, एमीटर पॉजिटिव नेगेटिव, रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, तो हायर पोटेंशियल यानी कि यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, क्यों ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि हमारा करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये हमारा क्या होता है, नेचर होता है। और इसी करंट के जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो कुछ हम कन्वर्जन देख लेते हैं, उसको याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, और 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर हमारा होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये कुछ हमारे कन्वर्जन्स हैं यूनिट्स के, जिसको हमें याद रखना है ताकि न्यूमेरिकल करते समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। यार देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लो ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रही है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी चार्ज फ्लो कर रहा है, अब ये बताओ अगर चार्ज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है, तो उसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो
उसी वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर a charge from one point to an अदर। यानी कि हमारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने में, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी का हमारा वर्क पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज। यही हमारा फार्मूला V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W अपॉन Q। कोई कंफ्यूजन? अब अगर हम बात करें यूनिट की, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की, तो SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट होता है हमारा वोल्ट, VOLT, इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारा हो जाएगा SI यूनिट। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, हम किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं, तो हमारे पास एक डिवाइस होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक device that measure the potential difference across two point। यानी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर हमारा क्या होता है, एक हाई रेजिस्टिव डिवाइस है। वोल्ट मीटर हमारा क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। वोल्ट मीटर हमारा क्या है, हाई रेजिस्टिव डिवाइस है, हाई रेजिस्टिव एंड ऑलवेज connect parallel to the सर्किट। यानी सर्किट में हमारा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल। जैसे कि हमारे पास ये हमारा एक सर्किट हो गया, एक सर्किट, एमीटर, रेजिस्टेंस, ये हमारा स्विच, ठीक है। ये हमारा एमीटर है, प्लस माइनस, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, ये स्विच ऑन कंडीशन, रेजिस्टेंस, और इसी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पॉइंट ए पॉइंट बी के क्रॉस, तो हमारा ये वोल्ट मीटर, ये हमेशा कैसे कनेक्ट होगा, ऐसे ही हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हम बात करते हैं कि वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर जो है उसका सिंबल क्या है, तो वोल्ट मीटर का सिंबल ये है V, पॉजिटिव नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइस की जो कि क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो होता है इलेक्ट्रिक सेल, या सेल सिंपल कह दें, वो हमारा क्रिएट करता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट। इलेक्ट्रिक सर्किट, हम जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट हैं उसका सिंबल क्या होता है, तो ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। कुछ सिंबल्स हमारे बेसिक है, जैसे बल्ब है, बल्ब, दूसरा हमारा है सेल, तीसरा हमारा है बैटरी, चौथा हमारा है रेजिस्टेंस, पांचवा हमारा है रेजिस्टिविटी, रियोस्टेट, ठीक है। इसके बाद हमारा है रियोस्टेट हो गया। इसके बाद हमारा है एमीटर, फिर है वोल्ट मीटर, इसके बाद हमारा है स्विच, ये ऑफ कंडीशन में जिसको कहते हैं ओपन सर्किट, ओपन कंडीशन। और स्विच हमारा क्या होगा, तो स्विच हमारा ऑन कंडीशन, इसको कहते हैं क्लोज सर्किट।
क्लोज्ड। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है वायर जॉइंट, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर जॉइंट और विदाउट जॉइंट, ये कुछ बेसिक्स हमारे सर्किट हैं, बेसिक्स हमारे कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट के। उसका सिंबल अब देख लो, सिंबल यार बल्ब का, तो बल्ब का सिंबल ये होता है। ठीक है, कहीं कहीं बल्ब भी बना होता है, कोई इशू नहीं है। दूसरा हमारा सेल की बात करें तो सेल का सिंबल ये होता है, जिसमें बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। बैटरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, तो ये हमारे कुछ सेल के ग्रुप हो जाएंगे, बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव नेगेटिव। रेजिस्टेंस हमारा होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, रियोस्टेट के हमारे दो सिंबल हैं, पहला रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है रियोस्टेट, यानी कि इसकी वैल्यू बदलती रहती है, अपने हिसाब से हम बदल सकते हैं। इसी का एक और सिंबल होता है, ये एरो लगा दो, तो रियोस्टेट का ये दोनों सिंबल हो सकता है, दोनों में से कोई एक। एमीटर, इसके पहले ही हम बता चुके हैं, ए लिख दो पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा एमीटर। वोल्ट मीटर, वी लगा दो पॉजिटिव नेगेटिव। स्विच ऑफ कंडीशन, यानी स्विच हमारा ऐसे होता है, यानी के, तो ऑफ कंडीशन यानी ओपन, हमारा ये इसमें कुछ नहीं होगा बीच में। लेकिन वही क्लोज कंडीशन यानी ऑन कंडीशन, तो हमारा डॉट लगा दो। कनेक्टिंग वायर यानी जॉइंट वायर जिसको कहते हो, तो ये आएगा, ये हमारा यहाँ पे जॉइंट है। विदाउट जॉइंट, ये हमारा एक वायर इससे गया है और एक वायर इसके ऊपर चलाया, विदाउट जॉइंट। ये कुछ बेसिक्स हमारे बेसिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं। और अगला कभी कभी एक नंबर में हम लोगों से पूछ देता है, ड्रा द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट, या हमें बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को बनाना है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट को हम बोलते हैं क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हमारा ये क्लोज पाथ है। अब इसका हमारा सिंपल सा जो आएगा तुम्हारे में, एक रेजिस्टेंस लगा देना, एक रियोस्टेट लगा देना ऐसे। ठीक है, एक हमारा वोल्ट मीटर लगा देना, एक बैटरी लगा देना, एक स्विच लगा देना, बस सिंपल ये हमारा बन गया क्या, स्विच ऑन कंडीशन में ये हमारा एमीटर प्लस माइनस, ये हमारा वोल्ट मीटर यहाँ लगा देना, ए पॉइंट बी पॉइंट, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट। तो ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो कि तुम्हें क्या करना है, याद रखना होता है। नहीं तो जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये आसान हो जाएगा समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो कभी कभी ये रियोस्टेट हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी हमारा सर्किट ही है, कोई कंफ्यूजन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक आता है ओम्स लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओम्स लॉ टॉपिक डाल लो। अगला टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। तो यार देखो, ओम्स लॉ हमारा हुआ क्या है कि एक ओम्स नाम के साइंटिस्ट थे, वो आए, उन्होंने सबसे पहले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन निकाल के बताया कि हमारा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो उसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। तो उन्होंने जो ये एक आपका जो रिलेशन बताया, उन्होंने ये बताया स्टेटमेंट। अब देखो इसको अगर हम बात करें कि इस ओम्स लॉ में हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले पढ़ना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ना है, एक्सप्रेशन। ठीक है, दो चीज़ें पढ़नी है हम। अब देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारा ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। यानी कि हमारा इसका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द
सर्किट प्रोवाइडेड एट अ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम कांस्टेंट कर दें तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये हमारा तुम्हारा स्टेटमेंट था। क्या था? स्टेटमेंट। अगर इसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ये प्रोपोर्शनलिटी जो साइन होता है उसको हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, तो V इज इक्वल टू R I, वेयर R हमारा क्या है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये हमारा R क्या है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट है किसी भी एक मेटल का। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक VI ग्राफ, यानी कि VI ग्राफ क्या होता है, क्या होगा VI ग्राफ। तो यार देखो तुम्हारे पास एक ग्राफ यहाँ बना हुआ है, तो ध्यान से देख लो। VI ग्राफ हमारा है, इधर V दिया हुआ है, इधर I दिया हुआ है, और हमें पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी कि I जितना हमारा बढ़ेगा, जितना V बढ़ेगा उतना ही I बढ़ेगा, जितना V घटेगा उतना I हमारा घटेगा। तो इसका मतलब हमारा स्लोप क्या होगा? देख लो VI ग्राफ है, स्लोप हमारा क्या होगा? स्लोप हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हमारा है V और I के बीच में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसके बाद एक वर्ड यहाँ से निकल के आया था हमारे पास, रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। यार देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है जो कि रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारा इधर से इधर चार्ज फ्लो हो रहा है, ये इधर से इधर चार्ज फ्लो हो रहा है हमारा, तो एक कोई प्रॉपर्टी होगी कंडक्टर की जो कि इसको अपोज करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट ऑलवेज रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, वो ओम होता है। SI यूनिट हमारा क्या होता है? SI यूनिट हमारा रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा? ओम। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब अगर हम बात करें कि 1 ओम कितना होगा, 1 ओम कितना होगा, तो 1 ओम हमारा क्या होगा कि ये बताओ, V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। तो 1 ओम कब होगा? जब हमारा V अपॉन I। तो 1 ओम हमारा कब होगा? 1 ओम कब होगा? जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और करंट थ्रू अ कंडक्टर 1 एम्पियर हो जाएगा। तो कभी कभी एक नंबर में पूछता है डिफाइन 1 ओम, तो 1 ओम को डिफाइन कैसे करोगे? व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट हैविंग द करंट ऑफ वैल्यू 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। कोई कंफ्यूजन? अब हम बात करते हैं रियोस्टेट। यार देखो रियोस्टेट के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया कि रियोस्टेट हमारा एक वेरिएबल करंट, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? सेम वही चीजें हैं रेजिस्टेंस ही, लेकिन इसका बस वैल्यू हमारा रेजिस्टेंस का बदलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को हमारे प्रभावित करते हैं। यानी अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अगला हो जाएगा फैक्टर affecting the resistance। तो 4 फैक्टर होते हैं यार। पहला हमारा होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, LENG, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। दूसरा हमारा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तीसरा हमारा होता है टेम्परेचर, एंड चौथा हमारा होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी मटेरियल किस चीज से बना हुआ है। 4 ऐसे फैक्टर होते हैं जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब वो कैसे डिपेंड करता है? अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा वही रेजिस्टेंस हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, यानी 1/A हो जाएगा। इसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इतनी बात समझ में है कि नहीं? अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन
2 मान ले तो हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। यहाँ R इज प्रोपोर्शनल हटाने के लिए साइन क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं, तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। यही हमारा रो क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। ये हमारा रो क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। रो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। अब अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे आ जाता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। क्या होती है रेजिस्टिविटी, तो अगर हम डिफाइन करें तो रेजिस्टिविटी को तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हमने ले लिया, मान लो ये सपोज करो ये हमने ले लिया एक क्यूब। रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करोगे कि रेजिस्टिविटी इज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूबिकल कंडक्टर हुज वन एज इज 1 मीटर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द परपेंडिकुलरली अपोजिट फेसेस। यानी कि इसके परपेंडिकुलर अपोजिट फेसेस पे अगर हमारा कोई करंट फ्लो हो रहा है किसी क्यूबिकल कंडक्टर के थ्रू, तो और उसका उस क्यूबिकल कंडक्टर का एक जो डायमेंशन है, एक एज 1 मीटर है, तो वो क्यूब कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो इसको अगर लिखना हो तो लिख लो, हाँ रेजिस्टिविटी इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ वन साइड इज 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर अपोजिट टू द फेसेस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ओम मीटर कैसे आया, हमें पता है R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A बाई L। तो R का क्या होता है, रेजिस्टेंस ओम, और A का मीटर स्क्वायर, और मीटर से यहाँ नीचे लेंथ मीटर कट जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी हमारी बताती क्या। तो यार देखो, रेजिस्टिविटी हमारी बताती कि कोई भी हमारा मटेरियल जो है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो रेजिस्टिविटी की अगर वैल्यू 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6 ओम मीटर आ रहा है, तो हमारा वो कोई भी सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, कंडक्टर होगा। और वही अगर हमारा रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10 के पावर 11 टू 10 के पावर 17 आ रहा है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो हम रेजिस्टिविटी से क्या पता करते हैं कि हमारा कोई सब्सटेंस कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब देखो यार, बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस देखो यार, हमारे दो तरीके से कनेक्ट होता है किसी भी कॉम्बिनेशन में। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो अरेंजमेंट होता है वो इंड टू इंड अरेंजमेंट होता है। यानी ये 2 या 2 से अधिक अगर हमारा रेजिस्टेंस होगा, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो अगर ध्यान से देखो, R1 का जो इंड है B पॉइंट, वो R2 का स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं, और C पॉइंट जो है R2 का एंड पॉइंट, तो वो R3 का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इंड टू इंड अरेंजमेंट। यानी कि हमारा कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस अगर हमारा कनेक्टेड अरेंज्ड हो इंड टू इंड फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ये है। अब इसी को अगर हम एक सर्किट में देखें, तो हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है, ये ध्यान से देख लो। ये हमारा सर्किट है, ये हमारा बैटरी है, जिसको ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, एमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। देखो ध्यान से, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसमें कोई कंफ्यूजन। अब हमारे पास जो आता है टोटल रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट, वो आता है, R इक्विवेलेंट हमारा आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये तीनों का हम देखें तब, अगर हमारे पास यही R3, R4, R5, R6 ऐसे करके इनफाइनाइट है, तो हम तो अलजेब्रिक जो सम होता है वही सिंपल कर देंगे, वो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा, या इसको बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यार देखो, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ बातें ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम ड्रॉ करेंगे। अब इसी को हमें प्रूफ करना है, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3।
किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यार सिंपल हम पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं R1 R2 R3 का। ये हमारा वोल्ट मीटर, ये हमारा बैटरी, ये हमारा स्विच, ठीक है, प्लस माइनस एमीटर प्लस माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ से V1 होगा, ये हमारा V1 है, और ये हमारा V2 है, और ये हमारा V3 है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। अब इसके बाद हम ध्यान से देखते हैं कि हमें प्रूफ करना है ये। तो हम पहले तो ये 2-3 बातें हैं जो बड़े ध्यान से ही समझ लेते हैं कि हमारा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमारा करंट की वैल्यू जो इसमें जाएगी, तो किसी भी रजिस्टर्स के क्रॉस हमारा करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहली बात क्या हमें जान लेना होगा कि द वैल्यू ऑफ करंट, the value of current will same in all the register, ठीक है, यानी R1 R2 R3 के क्रॉस हमारा करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम, एंड दैट इज equal to the circuit current, सर्किट के करंट के जो कि इक्वल होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। हमारे सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस all the resistor will be different, ठीक है। एंड एक और इसी में इंक्लूड कर दो कि अलजेब्रिक सम जो होगा, यानी कि V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। यानी कि हमारा इंडिविजुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा बराबर किसके होगा, अप्लाइड वोल्टेज के। ये V हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। कोई कंफ्यूजन? तो ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, V इज इक्वल टू I R, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा V1 क्या हो जाएगा, I R1, क्योंकि I हमारा देखो कांस्टेंट है सभी में। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, V3 इज इक्वल टू I R3, V2 इज इक्वल टू I R2, V3 इज इक्वल टू I R3। ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5। अब पुटिंग the value of equation first, equation 2, 3, 4 and 5 in equation 1। हमें सारे इक्वेशन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। तो ये जो देखो ध्यान से, V की जगह क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू V1 की जगह IR1 प्लस V2 की जगह IR2 प्लस V3 की जगह IR3। अब ध्यान से देखो तो R हमारा, अरे I हमारा कॉमन है, IR इक्वल टू I कॉमन ले लो, बचेगा अंदर क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ से I कैंसिल हो गया तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया। ये हमारा प्रूफ। तो यार देखो हर साल के अंतर में एक न एक पूछ देता है, कभी पैरेलल पूछता है कभी सीरीज। तो ये सीरीज का हमारे प्रूफ हो गया। अब देखते हैं हम पैरेलल का। तो ये हो गया हमारा यार देखो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा अरेंजमेंट जो होता है वो जितने भी हम रजिस्टर्स लगाएंगे वो अक्रॉस 2 पॉइंट के क्रॉस लगाएंगे, यानी रजिस्टर्स अरेंज्ड अक्रॉस 2 कॉमन पॉइंट। ये मान लो हमारा क्या है, R1 है,
ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। सारे रजिस्टर्स हमारे क्या है, देखो दो कॉमन पॉइंट के बीच में है क्या, A और ये मान लो B, दो कॉमन पॉइंट के बीच में है। ये हमारा एमीटर, ये हमारा बैटरी, ये हमारा स्विच ने लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, प्लस माइनस एमीटर, और ये हमारा मान लो यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है, वोल्ट मीटर प्लस माइनस। तो अगर हम बात करें, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। तो यार देखो कुछ बातें तो इसमें भी हमारा क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अगर हम बात करें यार देखो, तो दो बातें इसमें भी, दो तीन बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहला ये कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स विल बी सेम। उसमें क्या था सीरीज में कि करंट हमारा सारे रेजिस्टर्स में सेम थे, लेकिन इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस across all the resistor will be same, and that is equal to applied voltage के बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन, ये देखो ये V है हमारा, ये अप्लाइड वोल्टेज है, तो उसी के अक्रॉस, उसी के इक्वल होगा। दूसरा इसमें हमारा क्या होगा कि करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स विल बी डिफरेंस, यानी कि अगर हम बात करें R1 के थ्रू तो करंट कितना जाएगा हमारा, I1 जाएगा। क्या जाएगा, I1। R2 के क्रॉस I2, R3 के क्रॉस I3। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो यानी कि करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स विल बी डिफरेंस, करंट अक्रॉस all the resistor will be different, but लेकिन क्या होगा कि हमारा all the current, the algebraic sum of all current will be equal to सर्किट करंट। चाहे जितना हमारा क्या हो, चाहे जितना हमारा करंट की वैल्यू अलग अलग हो, लेकिन सारे का अगर एल्जेब्रिक सम करें तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सर्किट के करंट के बराबर। दैट मीन्स I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। अब इसी को अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, V इज इक्वल टू I R। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब यही I2 कितना हो जाएगा, V हमारा कांस्टेंट है, R हमारा R1 हो गया। ये तीसरा I1 ये था, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन IR3। ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5। तो क्या करोगे आपकी, पुटिंग इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, सारे इक्वेशन की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, I की जगह क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्वल टू I1 की जगह क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह V अपॉन R2 प्लस I3 की जगह V अपॉन R3। तो यही हमारा V सब में कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, V कॉमन ले लो, बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ से V कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3, यही हमें प्रूव करना था। यानी R इक्विवेलेंट अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा क्या हो गया, प्रूविंग ऑफ पैरेलल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इन अ सर्किट का पैरेलल कब होगा तब R इक्विवेलेंट कितना आएगा, और सीरीज में होगा तब सीरीज में होगा तब कितना आएगा। तो इस लेक्चर में हमने प्रूव करा दिया, और जो न्यूमेरिकल का लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। कोई कंफ्यूजन? अब अगला टॉपिक हमारा देख लेते हैं क्या है हमारा। अगला टॉपिक है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कभी कभी बोर्ड में आता है 2 नंबर या 3 नंबर में कि क्या एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है कि हमारा जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका जो कॉम्बिनेशन हमारा होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके 3 कारण है यार। देखो, पहला कारण ये है कि जो हमारा अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन रखते हैं या यूँ कह लो सीरीज कॉम्बिनेशन रखते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई एक अप्लायंसेस खराब होगा, दैट मीन्स अगर हमने पूरे घर में सीरीज कॉम्बिनेशन लगा रखा है, अगर हमारा एक बल्ब फ्यूज होगा तो पूरे घर की लाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है। तो पहला एडवांटेज ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। दूसरा हमारा एडवांटेज है कि सारे जो इंडिविजुअल हमारे अप्लायंसेस होते हैं उनकी रेटिंग अलग अलग होती है, उनकी रेटिंग अलग अलग होती है। अब अगर हम बात करें कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देंगे तो हमारा क्या हो सकता है कि डैमेज हो सकता है, और जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो दूसरा ये हमारा हो गया। तीसरा हमारा जो है, अगर ध्यान से देखो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट हमारा क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम जोड़ते जाएंगे R इक्विवेलेंट की वैल्यू उतनी हमारी बढ़ती जाएगी, और हम क्या करेंगे कि उससे हमारे करंट की वैल्यू क्या होगी, अफेक्ट होगी, और हम ये नहीं चाहते। लेकिन वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अगर हम बढ़ाते जाएं तो उसकी वैल्यू घटती जाती है R इक्विवेलेंट की, और ये हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू कम होगी तो हमारा करंट की वैल्यू ज़्यादा होगा जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज है ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यार देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको जानने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पहले प्योरली रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यार देखो, प्योरली रेजिस्टेंस हमारे वो सबस्टेंस होते हैं, प्योरली रेजिस्टर्स हमारे वो सबस्टेंस होते हैं जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट या ल्यूमिनस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हमारे, जैसे अगर तुम्हारे पास घर में हीटर है, गीज़र है, रोस्टर है, टोस्टर है, ये सब सारे क्या है, हमारे प्योरली रेजिस्टेंस होते हैं। टंगस्टन होता है, नाइक्रोम होता है, ये हमारे प्योरली रेजिस्टेंस होते हैं जो कि हमारे टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं हीट और लाइट के फॉर्म में। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें यही देखने को मिलता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा हमारा कि इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें प्योरली रेजिस्टिव लगा हुआ है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा कि इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डेसिपेटेड इंटायर इन अ फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके फॉर्म में, E इज इक्वल टू P इंटू T, यानी कि पावर इंटू टाइम हमारा E इक्वल टू हो जाएगा। तो यही हमारा इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, VI-T के। ठीक है, VI-T के, यानी कि हमारा P इक्वल टू VI होता है, इसलिए VI-T हो जाएगा। तो E को हम H भी लिख सकते हैं, E को H भी लिख सकते हैं। तो हमारा E क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI-T, और V इक्वल टू कितना होता है हमारा IR। तो ये वैल्यू V की यहाँ पे रख दोगे तो H इक्वल टू I स्क्वायर R T। तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, इसको नोट कर लो क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम कि
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यार देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जो हमने अभी पढ़ा, क्या H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी। यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। दैट मीन्स पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा कि हमारा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के, यानी कि हमारा हीट डिसिपेटेड थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा H हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, R के, यानी कि हीट डिसिपेटेड थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा हीट डिसिपेट होगा। तीसरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो जाएगा, लॉ हमारा जूल्स लॉ टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स जितना ज़्यादा टाइम हम अप्लायंसेस को यूज़ करेंगे हीटिंग इफेक्ट उतना ही हमारा बढ़ता जाएगा। अगर इन तीनों को मिला दो तो बन जाएगा क्या, ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, H इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी। इसी को H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर आर टी। कोई कंफ्यूजन? यही हमारा किसने कहा था, जूल्स साहब ने कहा था। अब देखो यार हीटिंग इफेक्ट जो होता है हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारे वहाँ हैं जहाँ पे हमारे इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास हीटर है, गीज़र है, रोस्टर है, टोस्टर है, ब्लोअर है, हेयर ड्रायर है, ये सब हमारे हीटिंग इफेक्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बल्ब है, ठीक है। लेकिन निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, जैसे टीवी है, वो ज़्यादा देर तक यूज़ करो गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, वो लॉस कर रहा है। दूसरा, हम अगर कोई कंप्यूटर है, सिस्टम है, लैपटॉप में देखते हो कूलेंट लगा होता है, क्यों, क्योंकि उसके जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, उसका जो मदरबोर्ड होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसको ये भी हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट का बैड इम्पैक्ट है। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो धीरे धीरे गर्म हो जाते हैं, तो ये हमारा निगेटिव एस्पेक्ट्स है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारे पास हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, और निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। तो यार देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, एक प्रकार का हमारा सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे घरों में लगा होता है। ये एक ऐसे मेटल का बना होता है जो लो मेल्टिंग पॉइंट जिसका होता है, ताकि तनिक भी ज़्यादा हमारा शॉर्ट सर्किटिंग हो। शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, हमारा करंट की वैल्यू सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सडनली करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वहाँ हमारा फ्यूज़ में जो एक वायर लगा होगा वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा और वो मेल्ट कर जाएगा। तो करंट हमारा जो इंक्रीज हुआ है वो हमारे घरों में आ ही नहीं पाएगा। जब हमारे अप्लायंसेस के पास नहीं आ पाएगा तो वो हमारा क्या कर देगा कि हमारे अप्लायंसेस उस शॉक से बच जाएंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारा एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करता है हमारे अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिक, जब हमारा कहीं भी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए उससे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। तो यार देखो पावर क्या होता है। अब देखो यार इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर हमारा क्या होता है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट कंज्यूम्ड आर डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने रेट से एनर्जी क्या कर रहा है, डिसिपेट हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है, उसी को हम कहते हैं पावर। इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू क्या होता है, वी आई। हमारा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट। और अगर हम इसको, ये तो हमारा एक इक्वेशन हो गया, इसको अगर और तरीके से लिखने की कोशिश करें तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की जगह I रखोगे तो I स्क्वायर R हो जाएगा। ये भी हम यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं। अब इसी की जगह अगर हम I को चेंज कर देते हैं तो यहाँ से हमारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहाँ रखो, तुम्हारे पास P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू वी अपॉन R। तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। ये हमारा क्या है, बहुत से 3 फार्मूले हैं जो कि किसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वो न्यूमेरिकल में दिया होगा, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और I दिया हुआ है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। I दिया हुआ है और R दिया हुआ है तो हम दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया, रेजिस्टेंस दिया है तो ये यूज़ करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो आगे अगर हम बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पावर की, तो वॉट होता है WATT। 1 वॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 वॉट इक्वल टू 1
वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अगर इसी को हम डिफाइन करें कि अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 वॉट, तो इसको बताने के लिए तुम्हें बताना पड़ेगा क्या कि व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर एंड देयर विल बी 1 एम्पियर ऑफ करंट, देन द पावर विल बी 1 वॉट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर एनर्जी की। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? किलोवाट आवर। अब इसी को हम अगर जूल में कन्वर्ट करें तो देखो ध्यान से, 1 किलोवाट आवर। तो यहाँ से अगर हम बात करें 1 किलोवाट कितना हो जाएगा? 1000 वॉट, ठीक है, इनटू आवर। एक आवर में कितने सेकेंड होते हैं? तो 60 इंटू 60 यानी 3600। तो इसी को अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। कभी कभी एक नंबर में ये सीधे पूछता है, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर के होंगे उसके बारे में, ठीक है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप आपने एंजॉय किया ये पूरा लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इसमें फार्मूले यूज थे, जो न्यूमेरिकल थे पूरे क्लास 10th में, हमको लगता है सिर्फ 2 ही चैप्टर उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, एक लाइट के चैप्टर से और एक इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से। तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसी चैनल पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।